Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. And today what we will do in the Score Booster series, we are going to solve the sample paper, okay? Okay. So first I'm going to share the sample paper, okay? But before that, subscribe to Economics at Ease, your shortcut to scoring full marks in economics, okay? So these are the questions that can be asked, this kind of highly expected questions, okay? These kind of questions can be asked. So we are going to do the macroeconomics, right? So but I would just like to tell you a reminder, a gentle reminder here also that whatever I'm posting the score booster series, okay? तो ये सब एक तरीके से क्या है, मैं देख रही हूँ जो जो इस तरह के क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हो सकता है आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में, तो उसी तरह के चैप्टर वाइज और 3 मार्क क्वेश्चन ओके। और जितने भी मतलब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब मैं पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है? एंड आपकी स्कोर बूस्टर सीरीज में जितने भी मैं बीच बीच में आपको देती रहूंगी इसके वीडियोस, जो मैं 3 बजे ऑलमोस्ट 3 o'clock पे मैं आपको ये अपलोड करूंगी क्वेश्चंस, ठीक है, जो स्कोर बूस्टर सीरीज है। और प्लीज जस्ट गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स टू अंडरस्टैंड मच बेटर हाउ द क्वेश्चंस मे कम एंड हाउ यू गोइंग टू आंसर। तो विद आंसर की हर चीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ स्कोर बूस्टर सीरीज, सो डोंट मिस दिस, ओके? So it will help you a lot. So I'm going to share on the screen the questions. Okay, that is a sample paper. Okay, you can just take the screenshot. पहले आप स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिए ताकि आप खुद से आंसर्स पहले देख लें खुद से करके, दैट यू कैन नो दैट हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड, ओके? और जो आंसर्स गलत हैं वो क्यों हैं, यू शुड नो द रीजंस आल्सो। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द आंसर की आल्सो विद दिस, ओके? So first you're going to take all the screenshot of all the questions. टोटल आई थिंक 17 क्वेश्चंस हैं इसमें। ए बी भी है, कहीं पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, ये सब नंबरिंग भी है, राइट? इस तरह के आपके आते हैं क्वेश्चंस। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी देखो, केस स्टडी भी आ जाएगी अभी 17 वाले में। रेफर टू द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, दिस इज द केस स्टडी, ओके? सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू द आंसर्स, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम। आपके पास क्वेश्चंस हैं, राइट? मैं आंसर्स आपको शेयर कर रही हूँ, जहां जहां पे मुझे लगेगा वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, राइट? विद रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट पॉइंट बी। तो देखो पॉइंट बी पे जो था इन्होंने बताया है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व 0 है, एवरेज एपीसी 0 होना चाहिए, स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व 1 होना चाहिए, एपीसी 1 होना चाहिए, राइट? तो ऑप्शन आपका जो है दैट इज द स्लोप, जस्ट वेट, the correct answer is D, that is APC is equals to 1. Okay, just wait here. मैंने कुछ, अच्छा ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपका आ गया है यहाँ पे, राइट? इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ तक बस आपका था, ठीक है? ये आपका यहाँ तक के क्वेश्चन पेपर है, ये एक एक्स्ट्रा एक बार मुझसे शीट अटैच हो गई है, ठीक है? डोंट गो थ्रू दैट, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, दीज आर द आंसर्स की, ओके? जो आपके पास है क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे है दैट इज एपीसी इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री लाइन आपके रिप्रेजेंट करती है कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, दैट इज सी इज इक्वल्स टू वाई। जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? पॉइंट बी लाइज ऑन द 45 डिग्री लाइन, राइट? पॉइंट बी बीच में है, देयरफॉर एट पॉइंट बी एपीसी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सी। ये हमें पता है एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई अपॉन सी। तो अगर वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1, right? So at point B, the entire income is spent on consumption, saving is 0. तो जहां पे y is equals to इनकम होता है, यानी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम होता है, वहां पे क्या होगा, सेविंग आपके 0 होगी, एंड सो एपीसी इज इक्वल्स टू 1, ओके? देन एट बी पॉइंट, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल जीडीपी गिवन है, राइट? और यहाँ पे देखो ऑप्शंस जो है आपके ये भी गिवन है कि ए बी सी आपका क्यों गलत है, राइट? सो यू कैन गो थ्रू दैट। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज वी हैव टू डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस हियर आल्सो। सो व्हाट वी विल डू, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल जीडीपी गिवन है, एस्टिमेट अटेन लेवल ऑफ 173.82। सो गिवन जो भी होता है पहले आप उसको मेंशन कर दोगे, तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू 173.82 लाख करोड़, then nominal is also given and they are asking you to calculate
The corresponding nominal GDP statement this on the basis of the given data calculate GDP deflator. ओके, तो GDP deflator का आपको क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? GDP deflator इज इक्वल्स टू N/R, ये आपको आना चाहिए, राइट? GDP deflator का हमें क्या फॉर्मूला पता है? हमेशा मैंने बताया आपको GDP deflator कैसे याद रखेंगे? N/R, N पहले आता है ना, तो नॉमिनल GDP आगे इसको कंटिन्यू कर देना और रियल GDP into 100. Now you can put the values. तो कितनी वैल्यूज है? 173 आपकी 0.82, ये रियल हो गया, नॉमिनल हो गया 295.36 into 100. जब आप इसको सब इसको कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, देन यू विल गेट दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 169.92. ओके, तो ये N/R हमेशा याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें अगर रियल जीडीपी नहीं गिवन है तो आप इसको भी इसी फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन, just wait. Money is non-perishable and is acceptable to anyone at any point of time. Identify the function of money indicated in the aforesaid statement and choose the correct option. तो ये ऑप्शन आपके गिवन है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अच्छा, मनी का चैप्टर जो भी उसमें फंक्शंस में जो है कुछ लाइंस हैं वो जरूर से मैंने अंडरलाइन कराई होंगी आपको चैप्टर पढ़ाने में, राइट? सो मेक इट अ हैबिट कि मनी में वही फंक्शन वही स्टेटमेंट्स लिख के आएंगे, तो आपको वो पता होने चाहिए, राइट? सो मनी इज नॉन पेरिशेबल और एक्सेप्टेबल है, तो money does not lose its form or usefulness over time, unlike fruits and vegetables, and acceptable at any point of time. That is, money can be saved today and used in the future. So store of value इसका ऑप्शन सही है, right? मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों नहीं, यूनिट ऑफ अकाउंट क्यों नहीं है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, तो ये आपको रीजन भी दिया है। Then question number 4, read the following statements carefully. Statement 1, devaluation of currency is said to occur when the exchange rate is decreased under the fixed exchange rate system. Okay, so correct option is statement 1 is true. ये true है कि false है? Statement 2 है, under the floating exchange rate system competent authorities do not maintain foreign exchange reserve. Now you have to tell me A, B, C, D ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, राइट? बल्कि कौन सा सही है सिर्फ यही पूछा जाता है एमसीक्यू में, बट आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस आल्सो एंड द रीजंस आल्सो। ओके, सो स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false, that is option number correct option is this. Okay, so statement 1 is true and statement 2 is false, right? सो ट्रू क्यों है आपका? ये मीन्स ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डिवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है? ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट हैपेंस ओनली अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफिशियली लोवर्स द एक्सचेंज रेट, हेंस द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, एंड दिस वन, दैट इज स्टेटमेंट फॉल्स। कौन सा? सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, okay, it is determined by the market forces. Competent authorities like central bank do maintain foreign exchange reserve. यहाँ पे आपको exchange reserve लेकिन maintain रखना पड़ता है, right? So statement 2 is incorrect. Final answer क्या है? Statement 1 is true because devaluation occurs under a fixed exchange rate system. ठीक है, and statement 2 is false because even under a floating exchange rate system authorities maintain foreign exchange reserve. तो आपका option कौन सा हुआ? Statement 1 is true and second is false. So option number A. Okay, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। देन द थर्ड इज फिफ्थ वन, रेफर टू द गिवन डायग्राम केयरफुली, यानी कि एक आपको डायग्राम मिला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ओके, तो इसमें पूछा जा रहा है दैट इज द एरो सी एंड डी रिप्रेजेंट्स विच काइंड ऑफ मार्केट। तो जब आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या होगा? दैट इज टू आपके हैं फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर सर्विसेज, राइट? तो फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विसेज जब एरो सी पे और एरो डी पे आप देखेंगे तो वेज, रेंट एंड प्रॉफिट है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इट मींस दीज टू फ्लो टुगेदर रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड विच टेक प्लेस इन द फैक्टर मार्केट। दोनों चीजें फैक्टर से रिलेटेड तो फैक्टर मार्केट हो जाएगा, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 6 इज द deflationary gap refers to the gap by which dash falls short of the aggregate demand required to establish full employment equilibrium. तो कौन सी है? ex ante है या ex post है? Okay, so ex ante is the
You can say the planned one, and ex post is the actual, right? तो deflationary gap होता क्यों है? Because when the aggregate demand, when the planned aggregate demand is less than the aggregate demand required to achieve full employment equilibrium. ठीक है, deflationary gap कब होता है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो जो प्लान आपने कर रखी है वो कम पड़ जाए. ओके, सो एक्स एट मीन्स प्लान्ड और एक्सपेक्टेड, एंड इफ एक्स एट डिमांड आपकी फॉल्स शॉर्ट ऑफ द लेवल नीडेड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट, देन व्हाट हैपेंस? फर्म एक्सपीरियंस अनसोल्ड आउटपुट, रिड्यूस प्रोडक्शन एंड इनकम फॉल. दिस इज अ डिफ्लेशनरी गैप, राइट? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका एक्स एट एग्रीगेट डिमांड. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 7. 7 नंबर फाइनल गुड्स स्टेटमेंट है आपका. फाइनल गुड्स डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? यस, इट्स ट्रू, बिकॉज दे आर द गुड्स विच डू नॉट, फाइनल गुड्स में कोई भी आपको आगे फर्दर प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना पड़ता है. ओके, for resale by any producer, they are meant for final consumption or investment. Okay, then statement true 2 is final goods may get transformed during their consumption by the ultimate purchaser. So this is again true. All the final goods are not transformed by producers. They may get transformed during consumption. जो कंजम्पशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें हो सकता है, राइट? एग्जाम्पल, फूड आइटम्स आर फाइनल गुड्स, दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन कंज्यूम्ड, ओके, into energy and all. Then, so the option is what? Option C, both statements are true in question number 7. Okay, जब ये आप पहले क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व करिएगा तब आंसर्स देखिएगा कि हाउ मच यू स्कोर्ड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यहाँ पे बोला है आपसे कि यू हैव टू कैलकुलेट M1, दैट इज मनी सप्लाई. M1 वुड बी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, गिवन होगा वहां पे. ओके, एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स एंड नेट टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन. ओके, सो व्हाट यू विल डू हियर, स्टेप बाय स्टेप आप इसको करोगे. M1 का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट यू विल मेंशन दैट, मैंने आपको बताया CCDDOD, यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स. ओके, तो मैं शॉर्ट में मैंने ये बोला आपको करने के लिए कि CCDDOD आप ये याद रखेंगे. ओके, सो व्हाट यू विल डू, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स. अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? करेंसी दिया हुआ है, नेट डिमांड दिया है. नेट टाइम डिपॉजिट वी विल नॉट इंक्लूड बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन M1 जब कैलकुलेट करते हैं, बल्कि ये कहाँ पे कैलकुलेट होता है? M3 में होता है, राइट? M2 एंड M3, नॉट M1. सो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 580 करोड़. ओके, करोड़ जरूर मेंशन करना, इसमें भी मार्क्स मिलते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 9. In question number 9, again the two things are given: assertion and reasoning. Okay, so choose the correct. First assertion है, external assistant is recorded in the current account, okay, of the balance of payment of a nation. तो क्या है external assistance? जो भी आपका होता है, क्या वो current account में हम रिकॉर्ड करते हैं? ठीक है, तो ये आपका BOP वाले चैप्टर से है. तो पहला क्या हो जाएगा आपका? external assistant is not recorded. ओके, एक्सटर्नल असिस्टेंस कम अंडर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जो आपका ये जो है आपका दिस वन, दैट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस, ये आपका करंट अकाउंट में नहीं, ये कैपिटल अकाउंट में देखते हैं हम, लिखा जाता है. एग्जाम्पल्स के हैं, गवर्नमेंट एड है, इंटर गवर्नमेंटल है, मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल लोन्स है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. दैट इज इन द रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट. ओके, तो करंट अकाउंट में नहीं आता, तो इसका मतलब एजर्शन तो आपका फॉल्स हो गया. ठीक है, सेकंड क्या है? रीजन इसका दिया है, एक्सटर्नल असिस्टेंस इंक्लूड्स बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल लोन्स रिसीव्ड और एक्सटेंडेड बाय अ नेशन. ओके, तो ये तो आपका ए तो फॉल्स हो गया, रीजन लेकिन ट्रू है. ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, एंड इन करंट अकाउंट हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? विजिबल, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. ओके, तो ये सब रिकॉर्ड करते हैं. तो आपको रीजन समझ में आ गया इसका. ठीक है, सो हियर व्हाट यू कैन से, दैट इज external assistance is a capital transaction, therefore it is recorded in the capital account, not in the current account of the balance of payment. So reason लेकिन true है. External assistance does include bilateral and multilateral loans received or extended by a nation. So reason is true but assertion is incorrect. Okay, reason सही है तो option D में आपका क्या है? Assertion A is false but reason R is true. Now question number 10. Okay, क्वेश्चन नंबर 10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वो स्टैब्लिश इन द ईयर, तो सिंपल आपको सबको पता है 1935 में हुआ था, और मैंने साथ में ये लिख भी दिया एक्ट पास्ड हुआ था 1934 में, जस्ट टू मेक यू
एज अ जेंटल रिमाइंडर, ओके, कि एक्ट पास हुआ था 1934 में, बट इट स्टार्ट फंक्शनिंग इन 1935. ओके, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. ये आपका है जीवीए से. ठीक है, तो जीवीए ऑफ अ फर्म गिवन है, बट इसमें क्या है, टू फर्म्स का गिवन है, ए एंड बी. ओके, अज्यूमिंग देर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी विद इक्वल जीवीए, यानी कि इक्वल जीवीए, यानी कि एक का अगर हम जीवीए कैलकुलेट कर लेंगे तो वो दूसरे का भी जीवीए होगा. पहले ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है. सो नाउ द आइटम्स गिवन एंड द वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सेल्स ऑफ अ फर्म. डोमेस्टिक सेल्स आपको कैलकुलेट करना है, राइट? तो हम पहले क्या करेंगे इसमें कि वी नो दैट जीवीए अगर एक फर्म का निकाल लेंगे, एक फर्म का, ओके, तो हमें दूसरे का भी अपने आप वो इक्वल है. ओके, वो दूसरे फर्म का भी इक्वल है. तो जीवीए ऑफ फर्म बी पहले क्या देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट. देखो हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीवीए एट एमपी, राइट? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपोर्ट भी गिवन है क्वेश्चन में, देख लेना, ठीक है. तो जीवीएट एमपी ऑफ आपका कितना आया, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है ये परचेजेस आ जाती है, ठीक है. यहाँ पे तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी 1000 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. तो हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फर्म बी. ना परचेजेस बाय फर्म ए, तो ये फर्म ए का नहीं देखो. एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, ये भी नहीं देखो, बी का कर रहे हैं पहले. परचेजेस बाय फर्म बी, यानी कि परचेजेस 250 की करी, 250 इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया इसका, तो हमने इसको माइनस कर दिया. 1000 माइनस 250 दैट इज 750. नाउ यू नो हियर कि 750 कितना आ गया, जीवीए, यानी कि एक फर्म का, हमने अभी पहले ही पढ़ा था क्वेश्चन में कि 750 जो हमें दिया गया है एक फर्म का, अगर हम निकाल लेंगे तो दूसरे का भी वही होगा. सो जीवीए ऑफ फर्म बी कितना आया कैलकुलेट करके, 750. ओके, सो इट मीन जीवीए इज इक्वल ऑफ बोथ फर्म्स, विच मीन्स जीवीए इज 750. ये चीज क्लियर हो गई. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द डोमेस्टिक सेल्स ऑफ फर्म ए. डोमेस्टिक सेल्स हमें कैलकुलेट करनी है फर्म ए की, राइट? तो जीवीए एट एमपी इसका कितना आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो गिवन नहीं है हमें, यानी कैलकुलेट करना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स ऑलरेडी हमें पता करनी है. सो व्हाट वी विल डू हियर, चेंज इन स्टॉक देखो दिखा है, एडिशंस टू स्टॉक ऑफ फर्म ए 150, ठीक है. एंड देन व्हाट एल्स इज देयर, परचेजेस बाय फर्म ए 300. तो 300 को हमने यहाँ से माइनस कर दिया, और देखो ये 350 कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है. वर्किंग मैंने शो करी है. जो 350 एकदम से आप देख के घबराइए ना. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब पता है क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक पर एक प्लस एक्सपोर्ट. सेल्स मुझे पता करनी है, ठीक है, तो सेल्स को एज इट इज लिख देंगे. 150 मेरा चेंज इन स्टॉक से, और 200 देखो एक्सपोर्ट्स भी दिए हैं, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए. सो वी गेट 350 फ्रॉम हियर. तो 350 हमने यहाँ पे लिखा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि परचेजेस जो करी 50 यहाँ पे लिखा. तो वी गेट द आंसर 50, बट स्टिल डोमेस्टिक सेल्स इज मिसिंग, और डोमेस्टिक सेल्स ही मुझे कैलकुलेट करना है. नाउ व्हाट वी विल डू, डोमेस्टिक सेल्स एक्सक्लूड एक्सपोर्ट्स और चेंज इन स्टॉक. सो जीवीए इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस 50. ठीक है, जीवीए मेरे पास है, मैंने उसका वैल्यू पुट किया. डोमेस्टिक सेल्स मुझे कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक सेल्स एज इट इज मैंने लिख दिया प्लस 50, राइट? 50 यहाँ से आगे देखो, राइट? नाउ अगर मैं नंबर्स को एक तरफ ले लेती हूँ, और डोमेस्टिक सेल्स इज इक्वल्स टू 750 माइनस 50, यू विल गेट 700 करोड़. करोड़ में आंसर है, ये जरूर मेंशन करना. एंड रुपीज ऑल्सो, रुपीज 700 crores. Domestic sales of firm A is equals to, ये पूरा अलग से एक फॉर्मेट करके इसको आंसर मेंशन करना. प्लीज डू इट लाइक दिस, ओके? अलग से मेंशन करेंगे आप, जैसे यहाँ पे देखो हाँ लिखा भी है, लेकिन रुपीज मेंशन नहीं है, ठीक है. रुपीज एंड करोड़ शुड बी, यू शुड मेंशन लाइक दिस, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपके कट कर देगा, राइट? इस तरह फॉर्मूलाज आप कैसे शो कर रहे हो. देन योर वर्किंग ऑल्सो, जैसे वर्किंग मैंने देखो यहाँ पे शो करी है ना, वर्किंग लिखा भी है, तो ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहे हैं, जस्ट वेट.
The statutory requirement of the reserve ratio act as a limit to the amount of credit that banks can create. Justify the given statement with a valid explanation. अब देखो सिंपल, हाँ ये होता है भाई कि रिजर्व बैंक एक क्या होता है, बैंक के पास जो भी पैसा आता है वो जरूरी नहीं वो सब चीजें क्या करेगा फॉरेन लोन में दे सकता है, नो, बट इट हैज टू मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो टू द सेंट्रल बैंक। ओके, तो वही चीज बताई गई है, यस। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। दैट इज द स्टैट्यूटरी requirement of the reserve ratio act as a limit to the amount of credit that banks can create। एक लिमिट होता है, जब वो बढ़ा देगा तो उसको उतना नंबर परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा पैसा, जाहिर सी बात है, उसके बाद फिर कम पैसा आ जाएगा एज टू लेंड। ओके, so banks cannot lend all the money they get as deposits, they must keep a certain part as a reserve with the central bank, this is called the cash reserve ratio। how it limits, बैंक कैन ओनली लेंड द मनी दैट इज लेफ्ट आफ्टर कीपिंग द रिजर्व, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 20% रिजर्व है तो यानी कि 100 रुपीज उसके पास डिपॉजिट हुआ और 20% उसको कैश रिजर्व रखना है, इसका मतलब है 20 रुपीज वो क्या सेंट्रल बैंक को देगा एंड 80 रुपीज वो लेंड कर सकता है। गॉट इट? या देखो यहाँ पे वही एग्जाम्पल्स भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लिया था, यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो मोर और लेस करके वो क्रेडिट कंट्रोल कर लेता है सेंट्रल बैंक विद द हेल्प ऑफ दिस कैश रिजर्व रेशियो, राइट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट वेट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ 12B का है, या इसके अलावा आपको ये कर सकते हैं क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई प्रोवाइड सेवरल बैंकिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स वो तो करता ही है भाई। तो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंक के जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सब ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ओके, टू इट्स कस्टमर्स। देन सर्विसेज प्रोवाइड बाय द आर टू द गवर्नमेंट दैट इज मेंटेन्स गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है, receives and makes payment on behalf of this, okay, makes the receipts, handle करता है taxes, loans and payments, salaries, subsidies on behalf of the government, that manages public debt, lender of the last resort, okay, and advises on financial matters। so दो दो तीन तीन लाइन में आप इसको describe कर सकते हैं, so it is fully justified, okay, the statement is fully justified। now 13A, now here is again a question जिसमें choice है आपकी, 13 12 में भी थी और इसमें भी, right। Mrs. Sarika is a retired government employee. Every month she earns rental income from a property she owns। यानी कि उनको रेंट मिलता है। पहले ये देखो, जो सारिका है उनको रेंट मिलता है, ठीक है। देन शी हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन अ फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं वो, ठीक है। तो विच प्रोवाइड्स हर विद इंटरेस्ट इनकम, और उससे क्या मिलता है उसको, इंटरेस्ट भी मिलता है। देन ओकेजनली शी रिसीव कैश ट्रांसफर्स फ्रॉम अ फैमिली मेंबर्स अब्रॉड, यानी कि उसको क्या मिलता है, अब्रॉड से पैसा भी मिलता है, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, इसमें बोल क्या रहे हैं, क्लासिफाई मिसेस सारिकाज इनकम एज फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ना फैक्टर इनकम पे और ट्रांसफर इनकम पे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो फैक्टर यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिलता है दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड दिस वन एंटरप्रेन्योर को मिलता है ना, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड कैपिटल, ओके। तो आपको ये मिल गया, ठीक है, रेंट मिला आपको, उसको लैंड पे मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया आपको कैपिटल पे, वेजेस आपको मिल गया लेबर से, ओके, एंड एंटरप्रेन्योर से ये मिल गया, ठीक है। देन व्हाट एल्स इट्स देयर, फैक्टर्स ऑफ रिटर्न, लैंड, लेबर का वेजेस हो गया, लैंड का रेंट हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, हाँ प्रॉफिट्स था जी, आई वाज मिसिंग दैट। ना ट्रांसफर इनकम क्या था, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसको गिफ्ट मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं विदाउट डूइंग एनी सर्विसेज। सो जो ये जो अब्रॉड से पैसा आ रहा है वो विदाउट एनी सर्विसेज, तो वी विल जस्ट पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर इनकम, ओके। तो इस तरह इनका ये हो जाएगा, दैट इज कैश ट्रांसफर फ्रॉम फैमिली अब्रॉड, शी डज नॉट प्रोवाइड एनी गुड्स एंड सर्विस टू अर्न दिस मनी, दैट इज अ गिफ्ट और रेमिटेंस, एंड दिस इज अ ट्रांसफर इनकम, ओके, गॉट इट या। देन 13B में देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 13B का है, और इसके अलावा आप ये कर सकते हो, अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड द वैल्यू ऑफ GDP can be estimated by adding the final expenditure incurred by all factors of the economy in the light of the given statement. Explain the expenditure incurred by any two sectors. Okay, तो देखो GDP at MP हम जो एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट करते हैं वो मैंने शुरू में आपको बताया था, ये इसमें हम PNGG कर देते हैं ताकि हम किसी भी कंपोनेंट को मिस ना करें, ओके। सो इट इज व्हाट बेसिकली
It is the GDP can be estimated by adding the final expenditure incurred by all the sectors of the economy. तो P से हो गया private final consumption expenditure, N से हो गया net exports, G से हो गया gross domestic capital formation and government final consumption expenditure. ठीक है, तो इसको मैं कहती हूँ PNGG. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया है, जो मेरे स्टूडेंट्स पुराने हैं उनको पता है कि ये क्या होता है. ठीक है, इससे आप कोई भी कॉम्पोनेंट मिस नहीं करोगे. Yes, I agree with this because what happens here? This is a combination of the whole thing. Okay, GDP at MP. Um, in the light of the given statement, explain the expenditure incurred by any two sectors. अब इसमें से कोई भी दो सेक्टर्स को ले लो. नेट एक्सपोर्ट्स को भी ले सकते हो, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ले सकते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक, जो भी आपको एक्सप्लेन करना हो. तो मैंने यहाँ पे क्या है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन. हाउस होल्ड मतलब प्राइवेट, एंड गवर्नमेंट का ले लिया ये. ठीक है, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया. दैट इज एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का करता है. हाउस होल्ड मनी स्पेंट ऑन बाय द हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, इन सब पे हम खर्च करते हैं. बाइंग अ टीवी और पेइंग फॉर स्कूल फीस. सो दिस इज कॉल्ड अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ओके, एंड इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ जीडीपी. देन गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर स्पेंड किस पे करती है गवर्नमेंट, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज पे, डिफेंस पे, हॉस्पिटल्स पे, बिल्डिंग रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन पे. ओके, and it's add to the GDP because it created demand for goods and services. Okay, so this was the whole thing here. Question number 13 B. चाहे आप ये वाला ऑप्शन में करते और चाहे आप दूसरा वाला करें. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द आंसर्स वन बाय वन, सो दैट जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स आपको करने हैं. ओके, लेट मी नाउ चेंज द स्लाइड. So till 13 I think आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? Now question number 14. इसमें क्या है, Mr. Spector, a normal resident of XYZ country, took a 1 million loan from an overseas bank to expand his manufacturing business. During the same year, the government of XYZ country borrowed 5 billion from an international financial institution to cover the balance of payment deficit prevailing in the country. Now, Mishika, एक economics student है. Read the above information, identified both the transactions cited as autonomous transaction. अब देखो ये फिर आपका बीओपी से आ गया क्वेश्चन. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ओके, दैट इज ऑटोनमस, और आपका ये आ जाएगा अकोमोडेटिंग. ओके, तो और अकोमोडेटिंग रिजर्व क्या होता है, इट इज पॉलिसी ड्रिवन बोरोइंग टू कवर बीओपी डेफिसिट. ओके, एंड ऑटोनमस क्या होता है, वॉलंटरी और प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट ट्रांजेक्शन. तो जो पहला उसने जो लिया था पैसा, ओके, दैट इज, जस्ट वेट, 1 मिलियन लोन जो लिया है वो उसने अपना एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, अकोमोडेटिंग हो जाएगा. ठीक है, और जो दूसरा गवर्नमेंट लोन लिया 5 बिलियन का, इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ दिस वन. नहीं, पहला वाला ऑटोनमस में आ जाएगा, राइट? क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइवेट ट्रांजैक्शन है टू एक्सपैंड द बिजनेस, एंड अकोमोडेटिंग या रिजर्व होता है. तो ये क्या आ जाएगा आपका, पॉलिसी ड्रिवन बोरोइंग टू कवर बीओपी. और इसमें देखो लिखा भी है ना, ड्यूरिंग द सेम ईयर द गवर्नमेंट ऑफ XYZ कंट्री बोरोड 5 बिलियन फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो कवर द बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोला है, तो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अंडर द हेडिंग ऑफ अकोमोडेटिंग और रिजर्व. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मिशिका ने क्या किया था, मिशिका ने दोनों चीजों को किसमें, किसी कैटेगरी में रख दिया था, दैट इज ऑटोनमस. सो इट इज इनकरेक्ट. सो आप लिखोगे लास्ट में कंक्लूजन में, आई डिसएग्री विद मिशिकाज आइडेंटिफिकेशन, ओनली मिस्टर इंस्पेक्टर्स लोन इज ऑटोनमस. Okay, in transaction, the government's borrowing will come under the category of accommodating reserve transaction. Right? Now, question number 15. अब यहाँ पे एक आपको दिया गया है, सेंट्रल बैंक से निकल रहा है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट और इन्फ्लेशन. ये एक आपको पिक्चर दी गई हुई है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, एक्सप्लेन एनी टू इंडिकेटेड मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द हाईलाइटेड मैक्रो इकोनॉमिक इशू, दैट इज द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इन तीनों में से ही आपको कोई डिस्कस करना है, राइट? तो मैंने ले लिया बैंक रेट. ओके, बैंक रेट कैसे करता है, इफ यू आर गोइंग टू रेज द बैंक रेट, इट मीन्स इफ यू मतलब central bank. Okay, if central bank is going to raise the bank rate, then borrowing from central bank becomes more expensive. जाहिर सी बात है, जब बहुत महंगा हो जाएगा वहां पे बैंक रेट ज्यादा कर देंगे तो जो है कमर्शियल बैंक्स वहां से नहीं ले सकता है. इंक्रीज इन rates on loans to business and consumers, and thus it reduces the borrowing and spending, which lowers money flow in the economy and helps control inflation.
ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में कहता है गवर्नमेंट, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओके, बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। देन इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, हाउ? दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? दैट इज बैंक सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज आरबीआई। when people bank when people या banks buy these securities, they pay money to the central bank। जाहिर सी बात है, जब आप बेचेंगे सामान तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? आप सिक्योरिटीज सेल करें, सॉरी यू, ओके, एंड देन यू आर गेटिंग द मनी इन रिटर्न। तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, reduces the liquidity in the market and therefore the reduces the demand and which controls inflation, okay। Then question number 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया जा रहा है? Let us suppose in an economy the MPC is 0.8. The government introduced an investment project 1000, which led to a many-fold increase in national income and consumption expenditure estimate. Value of investment multiplier, missing values। इस तरह के क्वेश्चन देखो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग पार्ट क्या था? मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, जस्ट वेट पहले। ओके, तो आपका 1800 तो गिवन था, ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, ठीक है। देन 640 के बाद ये सब मिसिंग है, एंड 160 के बाद ये मिसिंग है, एंड देन 1 एंड 2 और ये भी मिसिंग है, ठीक है। तो देखो इसका सिंपल इस तरह का अगर कभी भी टेबल आए, फर्स्ट व्हाट यू विल डू, जो गिवन है आपने पहले वो लिख लिया। एमपीसी गिवन है कितना? 0.8। मुंह पे साफ साफ बोल रहे हैं एमपीसी। एमपीसी से क्या होगा? हम एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अगर एमपीसी गिवन है, ठीक है। ये गिवन है आपको 0.8, तो 1 - एमपीसी यानी कि 1 - 0.8 इक्वल्स टू 0.2, यानी कि सेविंग कितनी हो गई? 0.2 है, और एमपीसी कितना है? 0.8, यानी कि ये आप कह सकते हैं 80% है, और आप ये कह सकते हैं 20% है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया ना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000, तो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है 1000, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेके आप यहाँ पे लिख दोगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है उतनी ही सेविंग होगी। सबसे पहला पॉइंट इस टेबल को मिला बनाने के लिए, ठीक है। इसमें 1000 मेंशन है ऑलरेडी, अगर नहीं मेंशन होगा तो यही करोगे, ठीक है। कुछ लॉजिक मत लगाओ, बस सिंपल इसको उठा के ऐसे ही यहाँ पे रख दो, ठीक है। नाउ ये क्या कह रहे हैं? फॉर्मूला आपको करना है इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है यहाँ पे 1/1 - एमपीसी, क्योंकि एमपीसी गिवन है तो हमने क्या किया? 1/1 - एमपीसी यानी कि 0.8 है, तो कितना आया? 1/0.2 इक्वल्स टू 5। देखो ये सब मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये हमें समझ में आ गया 0.8, यानी कि 1000 का 80% हमारा कंजम्पशन है, 20% मेरा सेविंग है। जितना भी पैसा बचा यानी कि जो यहाँ पे अमाउंट आएगा वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जिगजैग चलता रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। ये जिगजैग ऐसे देखो चल रहा है, ठीक है। तो दो तीन बस खाली आइटम्स आप लिखेंगे, पूरा पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो 800 हम यहाँ पे लब, 800 का 80% क्या हो गया? 640 हो गया, और 20% 160 हो गया। ना इसको फिर यहाँ पे लिख दोगे नेक्स्ट लाइन पे, चेंज इन इनकम में। मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि टेबल किस तरह कंप्लीट करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जो भी एमपीसी गिवन होगा उसको यहाँ वाले नंबर से उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, कैलकुलेट करोगे एमपीसी, और फिर इसको जिगजैग वे में करते चले जाओगे। ये सिर्फ सिंपल तरीका है, जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए, ठीक है। देन 640 का क्या हो गया? 512 आपका 80% निकलेगा, एंड 20% 128। अब 512 को हमने फिर यहाँ पे इनकम में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा जा रहा था, इतने ब्लैंक्स थे ये, राइट। अब ये क्या करना है आपको? ये 5 टाइम्स आया था, ठीक है। सिंपल इन्वेस्टमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे मल्टीप्लायर से, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो चेंज इन इनकम कितना आ रहा है? 5 × 1000, तो यानी कि 5000 आपकी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा आपका, दैट इज द चेंज इन इनकम, ठीक है। तो हमें पता है 1000, यहाँ पे तो नीचे आप एज इट इज इसको लिख दोगे। जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा आपको वो उठा के यहाँ सेविंग पे लिख देना है, ठीक है। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आया वो कितना आया? जो भी आपका इनिशियल आपका था इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ टाइम्स, जो ये मल्टीप्लायर आया इससे मल्टीप्लाई करा तो ये 5000 आ गया। यहाँ पे 1000 था, अगर यहाँ पे 2000 होता तो यहाँ पे 2 × 5 10,000 आता। तो ये यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे?
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। यही तो फॉर्मूला होता है ना, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। तो इनकम हमारे पास 5000 था, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि इनकम गिवन है, उसमें से सेविंग, क्योंकि मेरे पास 4000 अभी अमाउंट नहीं आया था ना, तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि इनकम में से माइनस कर देंगे सेविंग, तो आ जाएगा कंजम्पशन। ये भी हो सकता है ना। तो इनकम मेरे पास कितनी थी, 5000 थी, और मुझे पता है सेविंग कितनी होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। तो मैं बगैर कुछ सोचे इस तरह जब अगर फॉर्मूला पुट करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 4000। ये टेबल मैं आपको बता रही हूँ किस तरह करना है। ये जरूरी नहीं आपको यही अमाउंट मिले, यही एमपीसी मिले। आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना होगा वही आपकी लास्ट में उतनी सेविंग होगी। फिर आप एमपीसी या जो भी आपको एमपीएस जो भी प्रोवाइड किया गया है उसके बेसिस पे आप ये निकालेंगे, दैट इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर के जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, आप उस तरह उसको कैलकुलेट करेंगे। देन यू शुड नो द चेंज इन इनकम। जो चेंज इन इनकम आप जब निकाल लेंगे तो उसमें से आप माइनस और प्लस जो भी आपको करना है वो आप कर लेंगे इसमें, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। ठीक है, लेट मी रब दिस एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसमें फिगर्स चेंज भी हो सकते हैं या कुछ भी और मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा। हो सकता है आपको सेविंग ना दिया जाए, हो सकता है आपको एमपीसी दिया जाए या एमपीएस दिया जाए, तो आपको के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का के इज इक्वल्स टू 1/एमपीएस। तब मल्टीप्लायर उस तरह निकालोगे। ठीक है, डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू शुड नो द फॉर्मूलाज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, 16A। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल, नहीं नहीं, ये तो मैंने कर दिया 16A का। अच्छा, इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है कि सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस, ये भी बोला गया बी पार्ट में। एवरेज पोटेंशियल सेव इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो एपीएस प्लस एपीसी इक्वल्स टू 1, ये तो होता है ना वाई वाले से आप पूरा डिवाइड कर देंगे इक्वेशन विद वाई एंड देन यू विल गेट। ये तो मैंने आपको बताया था, अलग से भी दिया था इसका एक मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था। तो रिकॉल द डेफिनेशन, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, वाई अपॉन सी। ओके, देन एपीएस का फॉर्मूला क्या है, वाई अपॉन एस। बेसिक रिलेशनशिप क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग। सो इफ यू डिवाइड बोथ द साइड्स बाय वाई, तो वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वाई अपॉन सी, तो एपीसी हो गया। वाई को वाई से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम एपीसी भी लिख सकते हैं और वाई अपॉन एस हम एपीएस भी। सो इट्स प्रूव्ड that hence it's proved that 1 is equals to APC plus APS. Okay, because every unit of income is either spent or consumed. Okay, या तो कंज्यूम करते हैं या सेव, हाँ सो और सेव्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, एक क्वेश्चन आपका ये है 16B। इन अ हाइपोथेटिकल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स 100, तो गिवन क्या क्या है देखो उसको मेंशन करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका 100 है, ठीक है, एंड पीपल सेव, सेव कर रहा है 20%, यानी कि 0.2 आपका आ गया एमपीएस। तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.2, तो आ गया 0.8। ठीक है, सब लिखते चलो। देन यहाँ पे क्या है, देयर एडिशनल stands x end investment equals to, and the equilibrium of income is 700। इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम आपका कितना है, 700 पे। कैलकुलेट डिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ओके, डिस सेविंग पता करना है तो हमें पता है फॉर्मूला स्टेप 1 के कंजम्पशन का क्या फंक्शन होता है, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन या सी बार प्लस एमपीसी इंटू इनकम, यानी कि नेशनल इनकम, दैट इज वाई। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो 700 आपकी इनकम गिवन है यहाँ पे, राइट। तो सी प्लस 100, तो यानी कंजम्पशन पहले मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू पुट करी 700, इन्वेस्टमेंट 100, तो माइनस करके आ गया 600। सो नाउ वी नो द फॉर्मूला, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द सेविंग। सेविंग क्या होती है, जो सी बार आपका होता है, जो सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन जो आपके पास आ रहा है, उसी में तो खाली माइनस का साइन लगाना होता है एंड देन यू गेट द सेविंग। डिस सेविंग वही आ जाएगी, राइट। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो 600 हमारा कंजम्पशन आ गया, इक्वल्स टू सी बार मुझे पता करना है, जो सी बार होगा वही आपकी डिस सेविंग भी हो जाएगी माइनस करके, प्लस 0.8, देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा ही है, इंटू 700। देन अगेन सी बार को एक तरफ कर लो, नंबर्स को एक तरफ कर लो, सो यू विल गेट 40। ये 40 कितना है आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब इसी को क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे 40, तो आपका यहीं पे आंसर आ जाएगा, दैट इज डिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कितना आ जाएगा आपका,
-40 यहीं पे हम कर सकते हैं, लेकिन हमने ये क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के पूरा आपको शो कर दिया है। सो यू कैन जस्ट डू इन एनी ऑफ द वेज, बट टू प्रूव कि आप कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव कर सकते हैं सेविंग फंक्शन, वो आपकी हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया है। प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ 16 हो गया, तो सेविंग एट जीरो इनकम इज इक्वल्स टू -40। नाउ 16 बी का क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड? देखो छोटा सा लिखा है वहां पे, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू अटेन द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इफ एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंड मतलब प्लान्ड। अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, spending equals planned output. So at this point, X ant investment is equals to X ant saving. It determines the equilibrium level of income in the economy. Okay. Then the next is what? Adjustment क्या होगा, देखो यहाँ पे जब AD is more than AS, then it is a situation of what? Excess demand. Then inventories start falling because increase in, then we have to make what? More production has to be done. मैंने बताया था ना, इन्वेंट्रीज जो आपके पास रखी हुई हैं वो भी यूज हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्रीज फॉल करेगी। ओके, प्लान्ड इन्वेंट्री फॉल करेगी, देन आपको उसमें के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा, एंड देन जनरेट हायर इनकम, एंड देन नेशनल इनकम विल आल्सो इंक्रीज, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एडी इज इक्वल्स टू एएस। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था, तो यहाँ पे सिंपल आप कर सकते हो, प्लान्ड स्पेंडिंग, planned inventory falls short, then production will increase, employment will increase, then national income will increase. Okay, so this in this case what happens, it will take place, तब तक होता रहेगा till the condition AD is equals to AS। ठीक है, now the last here, लास्ट में क्या है, आपको एक दिया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में एक केस स्टडी। ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक इसमें देखो क्या पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आपको ये पता ही है रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो तरह के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। ओके, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, कंपलसरी होते हैं, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू नॉट कंपलसरी। ओके, दे कैन बी शिफ्टेड, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ओके, एंड टैक्स रेवेन्यू कैन नॉट बी शिफ्टेड। ओके, तो नो डायरेक्ट बेनिफिट इसमें मिलता है, पेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, इन एग्जांपल्स देख लेना। नाउ द नेक्स्ट इज इलेबोरेट द रीजन बिहाइंड रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पे जहाँ पे फिजिकल डेफिसिट देखो 6.4 से 5.6 हो गया है। ठीक है, ये आपका कौन सा पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ पे, राइट, बल्कि थर्ड पैराग्राफ पे ये, जस्ट वेट। ये आपका थर्ड पैराग्राफ है, द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6.4 in the financial year 2022-23 to 5.6 of GDP in the financial year according to data released by the office। तो क्यों हो गया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया था। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज जनरेट कर दिए गए थे, देन हायर देन, एडिशनली हायर देन बजटेड, इसी में से ही आपको पॉइंट्स निकालने हैं, राइट। तो रीजंस क्या था, टैक्स रेवेन्यू देखो हो गया था, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, देन नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने अभी बताया है, देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिस्ट्रेंड हो गया था, नैरोइंग रेवेन्यू डेफिसिट। So because of all these reasons, the fiscal deficit reduced from 6.4 to 5.6. Okay, so this was the sample paper. Okay, I hope you like it. So please do like, share and subscribe and follow for more। और स्कोर बूस्टर सीरीज मैं आपके 3 o'clock पे ऑलमोस्ट इसी वीक्स में ही, मतलब मैं वीकली आपको देती जाऊंगी, एंड प्लीज जस्ट ट्राई टू फोकस मोर ऑन दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं हाईली एक्सपेक्टेड है, मैं वही आपको इसमें करा रही हूँ इस सीरीज में। ओके, चैप्टर वाइज भी, सैम्पल पेपर भी, 3 marks क्वेश्चन भी, लॉन्ग आंसर, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू डू। ओके, सो अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको जो है बोर्ड्स में आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, होप यू लाइक इट। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।